देहरादून में आज धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सर्विस सेंटर पॉलिसी समेत 6 बड़े फैसले लिए गए। धामी कैबिनेट ने सर्विस सेक्टर पॉलिसी और पंप स्टोरेज प्लॉट पॉलिसी को हरी झंडी दे दी। सर्विस सेक्टर पॉलिसी में हेल्थ, एजुकेशन, फिल्म और मीडिया, आईटी, होटल, डेटा सेंटर और वेलनेस को शामिल किया गया है। इनमें निवेशकों को जमीन पर सब्सिडी दी जाएगी। औली को वर्ल्ड क्लास स्कीइंग सेंटर बनाने के लिए मास्टर प्लान भी बनाया गया है और मास्टर प्लान के लिए औली विकास प्राधिकरण बनाने को मंजूरी दे दी गई। उधम सिंह नगर स्थित गैस आधारित 2 पावर प्लांट को चलाने के लिए सीएनजी पर लगने वाले वैट को खत्म करने का फैसला लिया गया। साथ ही बद्रीनाथ धाम के मुख्य रास्तों में इतिहास, परंपरा से जुड़ी कलाकृति और मूर्तियों की स्थापना की जाएगी, ये फैसला भी लिया गया। आज की कैबिनेट एक रिलेटिवली छोटी कैबिनेट थी, केवल 6 मत थे। उसमें पहला मत सचिवालय प्रशासन का था, जिसमें निजी सचिव परीक्षा 2017 में कुछ अभ्यर्थियों को एलिजिबल नहीं किया गया था कि उनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। तो उसको आज कैबिनेट ने अप्रूव किया कि उन 4 कैंडिडेट्स को हाईकोर्ट के निर्देशानुसार एलिजिबल किया जाए। उत्तराखंड को आज 141 पीएम श्री स्कूल की सौगात मिल गई है और ब्लॉक में 2 पीएम श्री स्कूल खुलेंगे, जिनमें सभी फैसिलिटी के साथ साथ एजुकेशन पैटर्न को सुधारा जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज शिक्षा निदेशालय में विद्या समीक्षा केंद्र के उद्घाटन के साथ की पीएम श्री स्कूल की सौगात उत्तराखंड को दी। इसके अलावा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी रिसर्च स्कॉलर के लिए स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की गई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी कार्यक्रम में मौजूद थे, जिन्होंने प्रदेश में एनडीए और आईएमए में चयनित होने वाले कैंडिडेट को दी जाने वाले अवार्ड को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने की घोषणा की। इस दौरान प्रदेश के उन तमाम कैंडिडेट को सम्मानित भी किया गया जो इस साल आईएमए और एनडीए एग्जाम में पास आउट हुए थे। से संबंधित समस्त प्रकार के आंकड़ों को उनकी उपस्थिति है रियल टाइम आधार पर संकलित करेगा तथा छात्र आकलन के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु सभी जितने भी हमारे उनके माता पिता हैं, अभिभावकगण हैं, उन सभी का भी मार्गदर्शन करेगा। एनईपी के उपरांत प्रधानमंत्री मोदी जी की गुजरात मॉडल को इम्प्लीमेंट करने का कोई पहला राज्य है विद्या समीक्षा केंद्र में तो उत्तराखंड है। आज उसमें 5,000 स्कूल जुड़े हैं। दिसंबर में होने वाले उत्तराखंड के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। समिट के लिए सिंगापुर, ताइवान और यूएई में रोड शो किया जाएगा। लंदन के पहले रोड शो में खुद सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। करीब 5 साल बाद 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। इसके लिए फाइनल रोड मैप तैयार हो गया है। 14 सितंबर को दिल्ली में कर्टन रेजर होगा। 25 से 28 सितंबर को पहला इंटरनेशनल रोड शो होगा। लंदन के पहले रोड शो में सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। सीएम धामी के साथ अफसरों की पूरी फौज होगी। अक्टूबर के पहले हफ्ते में सिंगापुर और ताइवान, तो 16 से 20 अक्टूबर को दुबई और अबू धाबी में रोड शो होंगे। देश में 3 अक्टूबर को दिल्ली में पहला रोड शो होगा। इसके बाद 6 अन्य रोड शो अहमदाबाद, चंडीगढ़, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में आयोजित कराए जाएंगे। ये कर्टन रेजर्स का भी कार्यक्रम है, उसके बाद रोड शो होगा। उसके बाद अगर विदेशों में भी जहाँ की प्रोग्राम बने हैं उन प्रोग्रामों में हमारे प्रतिनिधि भाग लेंगे या जहाँ जरूरत होगी तो हम लोग भी भाग लेंगे। उन सभी को आगे बढ़ाया जाएगा और सभी को आमंत्रित किया जाएगा कि उत्तराखंड आए। जो हमारे इंटरनेशनल रोड शोज हैं, ये पहला रोड शो लंदन में शुरू होगा, तो ये 25 तारीख से 28 तारीख तक कराया जाएगा और उसके बाद अक्टूबर के फर्स्ट वीक में सिंगापुर और ताइवान रखा है। इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद की जा रही है। इसीलिए सरकार ने 27 नई पॉलिसी भी बनाई है और मंगलवार को रियल एस्टेट कारोबारियों से सुझाव लिए तो जल्दी पावर सेक्टर का समिट भी आयोजित किया जाएगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले आज रियल एस्टेट डेवलपर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें कई रियल एस्टेट डेवलपरों ने भाग लिया। एमडीडीए ने इस समिट का आयोजन किया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि रियल एस्टेट कारोबार में भी
सिंगल विंडो सिस्टम पर सरकार काम करेगी। इसके साथ ही सरकार सभी पॉलिसियों का सरलीकरण कर रही है और इसके तहत सरकार 27 विभागों में पॉलिसियों का रिव्यू कर चुकी है। तो देहरादून से एक और बड़ी खबर आज की रही कि प्रदेश के मदरसों में अब संस्कृत पढ़ाई जाएगी। प्रदेश के 117 मदरसों में संस्कृत की पढ़ाई होगी। इसके अलावा 117 मदरसों में एनसीईआरटी का सिलेबस भी लागू होगा। इस मामले की जानकारी देते हुए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि पहले चरण में 4 मॉडर्न मदरसे चिन्हित किए गए हैं जहां संस्कृत पढ़ाई जाएगी। साथ ही शम्स ने कहा उत्तराखंड देवभूमि है और यहां संस्कृत पढ़ना जरूरी है और मुस्लिम समाज के लोग चाहते हैं बदलाव को। और उन मॉडर्न मदरसों में एजुकेशन भी मॉडर्न होगी, तो हम उसमें अब मेरे बच्चे हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बन के वहां से निकलेंगे। तो जब एनसीईआरटी के सिलेबस में साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो संस्कृत भी है, तो हम संस्कृत भी पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। और देवभूमि उत्तराखंड में संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे? पौड़ी से खबर है, यहां पर 4 साल के बच्चे को निवाला बनाने वाले गुलदार को आखिरकार ढेर किया गया। वन विभाग की टीम ने नरभक्षी गुलदार को मार गिराया है। गुलदार की उम्र 6 साल आंकी गई है। वन विभाग के मुताबिक गश्त के दौरान गुलदार ने शिकारी टीम पर भी हमले की कोशिश की और इसी दौरान गुलदार को मार गिराया गया। 5 सितंबर को 4 साल के मासूम को गुलदार ने शिकार बनाया था। कल दिनांक 11 सितंबर को ग्राम तराली में गुलदार की घटना की सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची। टीम जब गश्त कर रही थी, टीम द्वारा बताया गया कि गुलदार ने उन पर हमला करने की कोशिश करी, जिसमें टीम के एक सदस्य ने हवाई फायरिंग करी, जिसमें एक गुलदार की डेथ हो गई। मसूरी के एक होटल में एक युवक के मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया। चौंकाने वाली बात सामने आई। जिस हाथ में प्रेमिका ने प्रेमी का नाम गुदवाया था, उसी हाथ से प्रेमी की बेरहमी से उसने हत्या कर दी। देखिए हमारी रिपोर्ट। हाथ में अपने प्रेमी कपिल का नाम गुदवाने वाली ये 18 साल की कुदरत है, जिसने शनिवार को अपने भाई अब्दुल्ला के साथ मिलकर कपिल की बेरहमी से हत्या कर दी थी। 24 साल का कपिल रुड़की का रहने वाला था। इसका शव मसूरी के एक होटल में मिला था। मसूरी में ही रात में कुदरत ने कपिल को शादी का प्रस्ताव दिया, जिससे कपिल ने दोनों के अलग अलग धर्म होने के चलते इंकार कर दिया, जिस पर दोनों भाई बहन ने मिलकर कपिल की गला रेत कर हत्या कर दी और शव बेड के नीचे छुपाकर फरार हो गए। पुलिस ने दोनों भाई बहन को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। कुदरत का प्रेम प्रसंग चल रहा था मृतक के साथ। विगत 2 वर्षों से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मृतक अक्सर जो है दिल्ली जाया करता था अपनी गाड़ी को लेकर के। मिलना जुलना था इनके आपस में, बहुत एक प्रेम प्रसंग था। इनके शारीरिक संबंध भी थे। दोनों आरोपियों ने पहले कपिल को घुमाने के लिए हरिद्वार बुलाया और तीनों कपिल की गाड़ी से ही हरिद्वार से मसूरी गए और रात में मसूरी में ही रुके थे। कुदरत से शादी से इंकार करने पर कपिल की हत्या की गई। मृतक को सलमान के रूप में अपने घर में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन कुछ समय से सलमान इस लड़की से उसने कहा कि भाई मेरे घर वाले शादी कर रहे हैं और मेरे घर वाले जहाँ शादी करेंगे मैं वहाँ शादी करूंगा। मेरी शादी के बाद तुमसे सारा संबंध जो है विच्छेद। इस पर जो है लड़की ने बहुत समझाया उसको। पुलिस ने दोनों आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। इस प्रेम कहानी का अंत कुछ और भी हो सकता था, लेकिन जुर्म के रास्ते पर चलने की वजह से एक युवक ने अपनी जान गंवाई, तो दूसरी ओर भाई बहन अब अपनी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में होमगार्ड का फिजिकल देने आई युवती के साथ एक महिला और व्यक्ति ने मारपीट कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जिस युवती की पिटाई हुई है वो बराण गांव की है और 1 साल पहले उसकी शादी हुई, लेकिन कुछ समय से युवती अपने मायके रह रही थी। लेकिन आज जब युवती होमगार्ड की परीक्षा के लिए रामलीला मैदान पहुंची तो ससुराल वालों ने युवती की पिटाई कर दी। वहीं पुलिस ने मामले में ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। और ये भराण गांव के रहने वाले हैं। इन पे जो ये मारपीट हो रही थी, इनकी 1 वर्ष हो रखी है शादी पे,
तो इस सब कुछ सबके बयान लेने के बाद जो है इसमें एनसीआर काट दी गई। 323 आईपीसी भारतीय दंड विधायक संहिता के में इसमें एनसीआर काट दी गई। रामनगर के चुकुम गांव के 4 मरीजों को राफ्ट से उफनती कोसी नदी पार कराई गई और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। दरअसल चुकुम गांव के लोगों को बरसात के दिनों में जान जोखिम में डालकर इस नदी को किसी तरह से भी पार करना पड़ता है। पिछले दिनों गांव के लोगों ने चारपाई से एक मरीज को नदी पार कराई थी, जिसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया। अब मरीजों को नदी पार कराने के लिए यहां पर एक राफ्ट का इंतजाम किया गया है। उत्तरकाशी जिला अस्पताल में डेंगू के संभावित 5 मरीज भर्ती होने से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिला अस्पताल प्रशासन डेंगू की रोकथाम के लिए पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि डेंगू की रोकथाम के लिए पूरी एहतियात बरती जा रही है। अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए 10 बेड का वार्ड भी बनाया गया है। साथ ही डेंगू के लिए एक नोडल फिजिशियन डॉक्टर की तैनाती की गई है। अभी जिला अस्पताल उत्तरकाशी में डेंगू के ऐसे 5 संभावित मरीज भर्ती हैं जिनमें डेंगू के लक्षण पाए गए हैं। हालांकि इनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। जो है पूरी एहतियात बरती जा रही है और जो है ऊपर से मिले निर्देशानुसार हमने जो है डेंगू हमारे जिला अस्पताल में जो है 10 बेड का डेंगू वार्ड भी स्थापित है। उसमें जो है मच्छरदानी लगी, पूरा वार्ड जो सेपरेट किया गया है और इस समय हमारे पास जो है 5 संभावित जो है मरीज, कन्फर्म मरीज नहीं लेकिन संभावित जो लक्षण थे वो 5 मरीज लिटा रखे हैं। डेंगू के मामले कुमाऊं के मैदानी इलाकों में भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों की टेंशन भी बढ़ गई है। कुमाऊं के सबसे बड़े सुशीला तिवारी अस्पताल के डेंगू वार्ड में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अकेले नैनीताल जिले से रोजाना 10 से 15 मरीज डेंगू के लक्षणों के साथ पहुंच रहे हैं, जिसके बाद नगर निगम भी अलर्ट मोड पर है। निगम के स्तर पर अभी ऐसा नहीं किया गया है, लेकिन नगर निगम के स्तर पर जो फॉगिंग का, छिड़काव का, ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव का, लावा सिडाल के छिड़काव का काम है वो लगातार जारी है। पहले रोस्टर के हिसाब से किया जा रहा था। इस बीच जहां पर केस ज़्यादा आ रहे हैं वहां पर रोस्टर से बाहर जाकर के अलग टीम लगा कर भी हम करने का काम कर रहे हैं। फॉगिंग लगातार की जा रही है। डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच ब्लड और प्लेटलेट्स की कमी न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अभी तक किसी भी मरीज को ब्लड की कमी का सामना नहीं करना पड़ा है। मेडिकल कॉलेज का दावा है कि उनके पास ब्लड की पर्याप्त यूनिट हैं। मैनेजमेंट के लिए है, जिनको ट्रीटमेंट चलना है वो उसका तैयार हैं। और अगर जो कभी किसी बहुत रेयर केसेस में प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है, ये नहीं कि जहाँ प्लेटलेट का लगाना ही है तो जो है तो वो अकॉर्डिंगली मैनेज हो जाता है और उसकी पर्याप्त मात्रा में वो है ब्लड एडिक्वेट ब्लड बैंक में है। दरअसल मानसून का समय खत्म होने के बाद भी बेमौसम बारिश हो रही है, जिससे मैदानी इलाकों में जगह जगह पानी भर रहा है और इसी पानी में डेंगू पैदा हो रहा है। डेंगू के इसी डंक से लोग बीमार हो रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून में डेंगू के बढ़ते मामलों के बाद अब एक बार ये ठीकरा फोड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लोग एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। विधायकों ने नगर निगम पर आरोप लगाया है तो नगर निगम ने स्मार्ट सिटी को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने अन्य एजेंसियों पर ठीकरा फोड़ दिया है। एजेंसियों में आपसी मतभेद भी साफ नजर आ रहे हैं और एजेंसियों में कम्युनिकेशन नहीं होने के चलते डेंगू की रोकथाम में दिक्कतें आ रही हैं और राजधानी में डेंगू की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है। पूरे प्रदेश में अब तक डेंगू के 1182 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि डेंगू से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले देहरादून में ही डेंगू के मामले 700 के पार पहुंच गए हैं। देखिए, कुछ डेंगू को लेकर के चिंता पहले नगर निगम को करनी चाहिए थी। नगर निगम के जो अधिकारी हैं, इनकी लापरवाही से ऐसे हालात यहां पर देहरादून में बिगड़े हैं। जगह जगह जलभराव होने के कारण भी कुछ स्मार्ट सिटी ने किया है, खड्डे खोद दिए हैं, उसमें पानी भर गया है, स्थिति बड़ा गंभीर हो गई है। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। कोटद्वार में बढ़ते डेंगू के आतंक को लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने नगर निगम मेयर हेमलता नेगी के खिलाफ प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में अगले हफ्ते से ओटी शुरू होने की उम्मीद है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया।
रुड़की के सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक में पिछले लंबे समय से कैंप नहीं लगने से ब्लड की कमी हो रही है। टिहरी जिले में इन दिनों वायरल बुखार के मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ गई है। हालांकि डेंगू पॉजिटिव केस अब तक नहीं आया है। अल्मोड़ा में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में अतिक्रमण हटाने के अभियान पर विधायक मनोज तिवारी ने कहा, जिनकी जमीन ठीक है उनका अतिक्रमण के नाम पर उत्पीड़न नहीं होने देंगे। बागेश्वर पुलिस लाइन में मंगलवार से महिला होमगार्ड की शारीरिक परीक्षा शुरू हो गई, जिसमें पहले दिन 250 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुलाया गया है। हरिद्वार में सेवा योजन विभाग 22 सितंबर को बड़े रोजगार मेले का आयोजन करेगा, जिसमें कई बड़ी कंपनियों में 1,500 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। उत्तरकाशी के जिला सभागार में जनता मिलन कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने लोगों की शिकायतें सुनी, जिसमें अधिकतर का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। केदारनाथ जा रहे गुजरात के एक श्रद्धालु का अचानक पर्स खो गया, लेकिन एक स्थानीय दुकानदार को पर्स मिला और उसने वापस कर दिया, जिससे श्रद्धालु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बागेश्वर के गरुड़ में कोट ब्राह्मणी मेले को भव्य बनाने के लिए मेला कमेटी ने एक बैठक की। यह मेला कुमाऊं और गढ़वाल का व्यापारिक और सांस्कृतिक मेला होता है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। आज देहरादून में टिहरी लोकसभा को लेकर बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। बीजेपी ने हर लोकसभा सीट पर सम्मेलन का प्लान तैयार किया है और टिहरी सीट से इसकी शुरुआत की गई। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी वर्कर्स को चुनावी टिप्स दिए, साथ ही सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए कहा गया। इसी महीने अन्य 4 लोकसभा सीटों पर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड के कार्यकर्ता आने वाले चुनाव में 5 का 5 लोकसभा सीट जिताएंगे। हम फिर एक प्रचंड बहुमत के साथ 300 से अधिक सीटों को लेके एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की दायित्व दिलवाएगी। पौड़ी में नगरपालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम और वार्ड मेंबर अनीता रावत के बीच एक बार फिर तकरार बढ़ गई है। दरअसल वार्ड मेंबर अनीता रावत नागरिक कल्याण मंच के साथ बंदरों की समस्या को लेकर नगरपालिका पहुंची थी, लेकिन यहां नगरपालिका अध्यक्ष वार्ड मेंबर के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। अब वार्ड मेंबर अनीता रावत ने डीएम से नगरपालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम की शिकायत की है। अनीता ने यशपाल बेनाम पर बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। जो है कभी भी जो है नगर पालिका में बहुत कम आती है और कल उन्होंने स्वयं इस बात को कहा है कि मैं अध्यक्ष के कमरे में आके क्या करूंगी। तो ये चुनावी हथकंडा अपनाया जा रहा है और उनके साथ नागरिक कल्याण मंच से मैं कहना चाहूंगा कि वो नागरिक कल्याण मंच नागरिकों का है या कांग्रेस के लोग उसमें सम्मिलित होकर इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। 5 साल से मैं उनकी इस प्रताड़ना को झेल रही हूँ और आज की डेट में मैंने इनके खिलाफ पहले भी एक कार्रवाई की थी, शिकायत पत्र दिया था एसपी मैडम से लेकर महिला आयोग तक, परंतु इनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, इसलिए क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं था। परंतु आज मेरे पास वीडियोस भी हैं और नागरिक कल्याण मंच के वरिष्ठ लोग मेरे साथ खड़े हैं। मेरे सामने आए थे और उन्होंने एक लेटर मुझे दिया है जिसमें उनके द्वारा एक शिकायत की गई। इस संबंध में उन्हें यही मेरी तरफ से सजेस्ट किया गया है कि एसएसपी पौड़ी स्तर पर इस समस्या को महिला थाने या महिला परिवार के उसमें दर्ज करवाते हुए कार्रवाई करने के लिए प्रोसीड किया जाए। रामनगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल कार्यक्रम किया। इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि महंगाई बेरोजगारी से जनता परेशान है और ऊपर से अतिक्रमण के नाम पर घर और दुकान तोड़े जा रहे हैं, जिससे जनता को भारी परेशानी हो रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान पर तत्काल रोक लगाई जाए और या सड़कों के किनारे दुकानें लगा करके अपना गुजारा कर रहे थे, तो सरकार ने अतिक्रमण पे नाम पर उनको उजाड़ना शुरू कर दिया है। और हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि वो तत्काल इस अभियान को बंद करें।
चमोली में भी सड़क किनारे अतिक्रमण पर एक्शन हो रहा है। गोपेश्वर में व्यापार संघ ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया। सभी व्यापारी डीएम ऑफिस पहुंचे, अपनी बात रखी। व्यापारियों का कहना है कि वो कई दशकों से अपना छोटा कारोबार चला रहे हैं, लेकिन अब अतिक्रमणकारी बताकर उन्हें उनकी जगह से हटाया जा रहा है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर भी संकट खड़ा हो गया है। हरिद्वार में हर की पौड़ी कॉरिडोर के लिए काम जल्द शुरू होने वाला है, लेकिन अगर मनसा देवी मंदिर के पहाड़ों का ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो पहाड़ों से गिर रहा मलबा कॉरिडोर के काम में बाधा बन सकता है। हरिद्वार के डीएम ने इसको लेकर शासन को रिपोर्ट भी भेजी है। डीएम ने बताया कि बारिश के सीजन में मनसा देवी की पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा नीचे गिरा था, जिसके बाद जीसीआई और एनडीएमए के भूवैज्ञानिकों ने क्षतिग्रस्त पहाड़ों का सर्वे किया था। सर्वे की रिपोर्ट में पहाड़ियों का ट्रीटमेंट कराए जाने का सुझाव दिया गया। पहाड़ों के ट्रीटमेंट और रोकथाम का काम जल्द शुरू हो, इसको लेकर शासन को रिपोर्ट भेजी गई है। जैसे रिटेनिंग वॉल देना है, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह डेवलप करना है, उसके लिए राजा जी नेशनल पार्क को हम लोगों ने बता दिया कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी डीपीआर बना लें, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए, रिटेनिंग वॉल्स को देखने के लिए, चेक वॉल्स बनाने के लिए। और दूसरा पक्ष जो दूसरा पार्ट है जिसमें एक टीम आ रही है और अपने इक्विपमेंट्स के साथ इसकी सेंसिटिविटी को चेक करवा रही है। देहरादून में मंगलवार को सिल्क एक्सपो का उद्घाटन कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किया। सेंट्रल सिल्क बोर्ड की ओर से लगाए गए एक्सपो में 16 अलग अलग राज्यों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। उत्तराखंड सिल्क फेडरेशन ने दून सिल्क के नाम से ब्रांड तैयार किया है। कृषि मंत्री ने कहा कि 10 लाख रुपए का सिल्क यूरोप भेजा गया और किसानों की आय बढ़ाने के लिए इसका प्रोडक्शन भी बढ़ाया जाएगा। अभी उत्तराखंड हर साल 1.5 लाख मीटर रेशम का उत्पादन कर रहा है। देखिए, आज सेंट्रल सिल्क बोर्ड, भारत सरकार व रेशम फेडरेशन उत्तराखंड द्वारा एक सिल्क एक्सपो का आयोजन यहां पर किया गया, जिसका शुभारंभ करने का मौका मुझे मिला और पिछले समय पर मैं इनके कार्यक्रम में जा रहा हूं। बागेश्वर में इन दिनों गुलदार की चहलकदमी से लोग दहशत में हैं। यहां पर एक मॉल के सीसीटीवी फुटेज में गुलदार सीढ़ियों पर घूमता हुआ नजर आ रहा है। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि गुलदार कुत्ते के पीछे सीढ़ियों पर दिखाई दे रहा है। वहीं गुलदार से लोग खौफ में हैं और वन विभाग से पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग लगातार हो रही है। रामनगर के शक्तिनगर पुछड़ी में गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है। शाम ढलते ही गुलदार सड़कों पर घूमने लगते हैं। गुलदार एक बगीचे की चारदीवारी पर बैठा दिखा। गुलदार का यह वीडियो वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बद्रीनाथ में 28 सालों बाद गोचर की राजराजेश्वरी इंद्रावती देवी की डोली पहुंची, जहां भगवान नारायण और राजराजेश्वरी देवी का भव्य मिलन हुआ। ये तस्वीरें आप देखिए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और स्थानीय श्रद्धालु वहां पर मौजूद रहे। अपने क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान राजेश्वरी इंद्रावती देवी की डोली जिले के कई गांवों में पहुंचेगी और अपने भक्तों को दर्शन देगी। मुहावरा बताएं, आकर्षक इनाम पाएं। न्यूज 18 अपने दर्शकों के लिए हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक प्रतियोगिता लेकर आया है, जिसमें आसान मुहावरे को पूरा करें और जीतें आकर्षक इनाम, जिसके लिए आप बताए हुए मोबाइल नंबर 9990898918 पर मिस्ड कॉल देकर इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।